हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। और स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि सब बहुत अच्छे से हो और बहुत अच्छी तरह से आप अपनी स्टडी भी कर रहे हो। बच्चे, आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कुछ करवाऊंगी जिनको आपने किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 9 मार्क्स का आना है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। इसमें से हमें पैसेज भी आने की होप रहती है, न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, एंड फ्यू डेफिनेशंस, 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, असर्शंस, सभी की हमें होप रहती है कि इस चैप्टर में से आएगा। 9 मार्क्स हैं आफ्टर ऑल। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आपने किसी भी हाल में स्किप नहीं करने हैं, एंड आई होप इसको करके आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नंबर आप स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपने एनसीईआरटी चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो अगर आप इसको ही देख लेते हो आपको कंप्लीट चैप्टर की नॉलेज हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसमें क्या आता है, हमारी कंडक्टेंस से रिलेटेड टर्म्स आती हैं। ठीक है, तो हमारे जो है टर्म्स से रिलेटेड हमें एमसीक्यूज आएंगे, हमें उनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, उनके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, बिकॉज 1 मार्क में हमें उनके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कौन कौन सी टर्म्स हैं? सबसे पहले है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है वो क्या करती है? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, कि करंट को नहीं पास होने देना, दैट इज सेट ऑफ द रेजिस्टेंस। ये सभी को आपको पता है। अब रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? रो एल अपॉन ए। ये जो आपका एल अपॉन ए है ये क्या है? आपका सेल कांस्टेंट। इट इज इन लेंथ सेंटीमीटर, एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका जो रो है इसको हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब हमारी जो इसकी यूनिट क्या आएगी? ओम। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द रेजिस्टेंस। इट इज द ईज विद विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टेंस किसके बराबर होती है? ऑपोजिट हो गया ना किस, तो इसका जो यूनिट है ये रहेगी। नेक्स्ट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? तो हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ रिवर्स ऑफ रो। तो इसकी हमारी यूनिट क्या रहेंगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का आपको फॉर्मूला हर हाल में लर्न होना चाहिए। इट इज आर ए अपॉन एल, उसका रिवर्स हो गया ना, सो इट इज ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? इट इज अ कापा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं? दैट इज मोलैरिटी, और इसकी यूनिट क्या आती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स को हम सीमन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी कंडक्टेंस से रिलेटेड टर्म्स हैं जिनके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आते हैं। 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आते हैं, एंड यूनिट्स भी पूछी जाती हैं। सो दीज आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको किसी भी हाल में ये आपने स्किप नहीं करना है। सेकंड, हमारी जो कंडक्टेंस है, मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, दो तरह की कंडक्टेंस है। अब ये कंडक्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड जो है डिफरेंस मेटालिक, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मेटालिक कंडक्टेंस, एंड सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। दोनों के बारे में ब्रीफली मैं आपको बताती। मेटालिक कंडक्टेंस क्या है? सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी मेटालिक कंडक्टेंस के ऊपर। ये रहेगी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक। मेटालिक कंडक्टेंस, मेटल का आया है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन नेचर। मेटल की नेचर कैसी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टेम्परेचर उसके साथ रिलेशन है, मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। या आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, किसी भी हाल में आपने ये स्किप नहीं करने हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अंदर साइज ऑफ आयंस क्या है, कंसंट्रेशन आपने कैसी ले रखी है इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग है या पहले तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है नेचर में, कंसंट्रेशन आपने डाइल्यूट लिया है या कंसंट्रेटेड लिया है, टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है, सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एंड विस्कोसिटी ऑफ योर सॉल्यूशन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है, और ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो ये किसी भी हाल में आपने इनको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इलेक्ट्रोसिटी चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है दैट इज अ फैराडीज। फैराडीज ने दो लॉज दिए थे हमें,
तो 2 लॉज से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 2 लॉज, उन दोनों लॉज से रिलेटेड हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज पास्ड। QIT के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर W is directly proportional to I into T, W is equal to Z I into T। Now ये Z क्या है? It is electrochemical equivalent कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल आने हैं 100% आने हैं, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है? इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड टू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, same amount of electricity is passed to the different electrolytic solutions, the amount of substance liberated is directly related to the amount of electricity passed, ठीक है। So it is directly related to their equivalent masses. If the same amount of electricity is passed to the different electrolytic solutions, the amount of substance liberated is directly related to their equivalent mass. ये क्या है आपके equivalent masses, clear? तो बहुत शॉर्ट में ये आपको फॉर्मूले हर हाल में पता होने चाहिए, ये आपने करने हैं, किसी भी हाल में आपने छोड़ने नहीं है। ये आपके एमसीक्यूज में आपको न्यूमेरिकल्स आने हैं फैराडेज के, और सेम यही फॉर्मूले आपने अप्लाई करने हैं। देन इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है? कोलार्च लॉ। कोलार्च लॉ हर साल ही आ जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्या कहता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग molar conductivity of electrolyte is the sum of contribution of individual ions which are present in the solution। individual ions क्या होंगे? cations and anions। तो ये है हमारा कोलार्च लॉ। डेफिनेशन आनी चाहिए, इसका एक्सप्रेशन क्या है हमारा? तो ये हमारा एक्सप्रेशन है कोलार्च लॉ का। 4 एप्लीकेशंस हैं इसकी, कोलार्च की 4 एप्लीकेशंस, उन सभी के हमारे फॉर्मूलेज हैं जो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट, यूज टू कैलकुलेट molar conductivity of weak electrolyte। Second, used to calculate degree of dissociation, ठीक है, अल्फा जिसका नाम है, it is used to calculate degree of dissociation, अल्फा कैलकुलेट करने के काम आती है ये, और इसका हमारा सिंबल क्या है? कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। थर्ड क्या है? to calculate dissociation constant K is equal to C alpha square 1 minus alpha। और फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? it is used to calculate solubility of partially soluble salt, और इसका रिलेशन क्या है? K into 1000 upon molar conductivity at infinite dilution। तो ये हमारी 4 एप्लीकेशंस है कोलार्च की। फर्स्ट, यूज टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड, उसकी हम यूज कर सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हम कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये उसका फॉर्मूला है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के काम आती है। सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के काम आती है, किनकी? फॉर द पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट, जो ज्यादा स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं जो उनकी। सो दीज आर द 4 एप्लीकेशंस, और इनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आने हैं, क्लियर? ये आपने हर हाल में करना है। कोलार्च लॉ से रिलेटेड आपको एक ग्राफ भी आ जाता है, और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू आता है। वो एमसीक्यू आपका क्या है? हमने कोलार्च से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग वो डिबाय हकर और सागर इक्वेशन हमने करी थी। वो इक्वेशन आपकी क्या है? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोड माइनस ए सी हाफ when C approaches 0 and this is for strong इलेक्ट्रोलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, और इसका नाम क्या है? डिबाय हक्कल और सागर इक्वेशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू आता है कि दिस इक्वेशन होल्ड गुड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन 4 आपको टर्म्स दे रखी होंगी कंसंट्रेशन से रिलेटेड, concentration less than 0, concentration more than 0, concentration equal to 1 और concentration approaches to 0। so this is the right answer, clear? so ये आपने हर हाल में करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस। आपको डिफरेंस पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, ये आपको डिफरेंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? केमिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसमें हमारा एनोड जो है वो नेगेटिव रहता है, कैथोड हमारा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, कैथोड पॉजिटिव होता है। और इसके लिए क्या है, उल्टा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। एनोड पॉजिटिव, कैथोड इसमें क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके बाद हमारी जो टर्म आती है दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट इज अ पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन द मेटल एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जो आपने लिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी से हमारे दो निकलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। द पोटेंशियल डेवलप, क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल डेवलप्स between the it is the potential difference develops between metal and its electrolyte ई नोड को हम क्या बोलते हैं, इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो ई क्या होता है, ई नोड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोड। अब ये कब होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज, जो भी स्पीशीज आपके उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इन हाफ सेल रिएक्शंस आर यूनिटी। यूनिटी वर्ड को अंडरलाइन करना है। जब ये स्पीशीज की यूनिट्स यूनिटी वो एक हो जाती है, 1 के बराबर आ जाती है उनकी कंसंट्रेशन, तब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस टाइम आता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव भी होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव का मीनिंग क्या है और नेगेटिव का मतलब क्या है। पॉजिटिव मीन्स दीज आर द वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन hydrogen electrode and these are the strong reducing agent then हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात आई है तो हमने SHE भी पढ़ा था। SHE क्या होता है, इट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसके नाम के आगे पहले ही स्टैंडर्ड लग गया है, तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या है, इसमें हम प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जो एक रिएक्शन होने की जगह है वो भी प्लैटिनम का फॉयल होता है, जहां पर ये रिएक्शन होता है। अब इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमने दिया है, हमने 1 मोलर HCl इसमें यूज किया है, टेम्परेचर हमने 298 केल्विन रखा है, प्रेशर हमने 1 बार रखा है, और इलेक्ट्रोड किसका है, प्लैटिनम का। तो ये सारी चीजें इसमें स्टैंडर्ड है, सो इट इज कॉल्ड SHE। SHE कहाँ यूज होता है, सपोज आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आपके पास एक इलेक्ट्रोड है और एक के आपके पास नहीं है, तो हम उस केस में SHE यूज कर सकते हैं। SHE जो है इट एक्ट एज कैथोड as well as it act as anode, ये इसकी खासियत है। So this is SHE। Clear? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, जिसमें से हमें 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना है, दैट इज अ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हर बच्चे की टिप्स पर होनी चाहिए। अगर आपको अपने इस चैप्टर में से 9 मार्क्स लेने हैं तो आपको कोई भी टॉपिक इनमें से स्किप नहीं करना है। क्लियर? सो नर्स्ट इक्वेशन की आपको एक्सप्रेशन अच्छी तरह से आना चाहिए। तो नर्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या है, एट एनी टेम्परेचर हमें इसका एक्सप्रेशन अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। इट इज, क्योंकि इसका हमें न्यूमेरिकल आना है, 100% आना है। आप 10 साल 5 साल PYQs निकाल लो तो हर एक में आपके हर सेट में इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है, RT अपॉन NF log Q। Q क्या है, जिस मेटल की ऑक्सीडेशन अपॉन द मेटल विच अंडरगोइंग रिडक्शन, उसको हमने Q से रिप्रेजेंट करा है। अब इफ इट इज टेकिंग प्लेस एट टेम्परेचर 298 केल्विन, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E cell is equal to E naught cell minus 59 upon N log, इसमें हमारा Q, मैंने सारी वैल्यूज फिल कर दी, R की वैल्यू फिल कर दी, T टेम्परेचर 298 फिल कर दिया, F 96500 स्टैंडर्ड वैल्यूज जो होती है कांस्टेंट वो फिल कर दी, उसको सॉल्व करके मेरा आया है 0.059।
तो ये है मेरी नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ई सेल मेरा इक्विलिब्रियम जो है उस पे 0 हो गया, तो उस केस में मेरा क्या आएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी एन एफ log Kc। log Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये कुछ आपके एक्सप्रेशंस हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होने हैं, तो काइंडली इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपने टिप्स पर लेके आना है, हर हाल में ये आपको एक्सप्रेशंस लर्न होने चाहिए। तो एंड इक्विलिब्रियम इट इज इक्वल टू क्यू, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी हम रिएक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें हमारी इंपॉर्टेंट टर्म अगेन आ जाती है फ्री एनर्जी। तो व्हाट इज फ्री एनर्जी, इट इज द मैक्सिमम वर्क। फ्री एनर्जी को हम किससे रिलेट करते हैं, फ्री एनर्जी चेंज, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। और किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारी डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अब डेल्टा जी से रिलेटेड हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, डेल्टा जी क्या रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम वर्क, एंड इट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, स्टैंडर्ड है एन एफ, तो आपका क्या आ जाता है, ई नॉट सेल अभी आपने ऊपर निकाला था, उस फॉर्मूले को अगर आप फिट कर देते हो, तो इसको सॉल्व करके हमारा जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, माइनस 2.303 आर टी log के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें हमने उसकी वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू फिल कर दी है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये हमें हर हाल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके फॉर्मुलेज हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में फिट होने हैं, और ये 3 मार्क्स का बच्चे आपको आना है, 100% आना है। मैंने काफी बार बोल दिया, वन शॉट जब करवाया था उसमें भी मैंने बोला है, अगर आपने ये देखनी है वीडियो तो आप काइंडली इसका वन शॉट जरूर देखिए, जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है। तो ये एक्सप्रेशन है फ्री एनर्जी के साथ रिलेटेड, क्लियर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, सेल। सेल क्या होती है, बैटरीज। हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरीज है ना, तो अगर हम मार्केट से कोई बैटरी लेने जाते हैं, क्या उसकी कंडीशन होनी चाहिए, क्या हमारे माइंड में आता है कि नहीं हमें बाजार जाना है तो ऐसी ऐसी सेल लेनी है, उसकी एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, हैंडी होनी चाहिए, लाइट वेटेड होनी चाहिए, ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्टेशन उसकी करी जा सके। तो ये दीज आर द कुछ फ्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्टैंडर्ड सेल। सेल्स जो है दीज आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेल्स हैं दीज आर द नॉन रिचार्जेबल सेल, जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते हो। दीज आर द चार्जेबल सेल्स, इनको हम चार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल्स के अंदर हमारी 2 सेल्स आती हैं, ड्राई सेल, मर्करी सेल। सेकेंडरी के अगेन लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल, ठीक। तो ज्यादातर हमारी जो सेल है वो कौन सी यूज होती है, लेड स्टोरेज सेल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ओवरऑल रिएक्शंस इन चारों का आपको क्या आना चाहिए, क्या आपने करना है, ये वन शॉट में आप देखिए। चारों में आपको कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। ड्राई सेल में क्या देखना है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करें, चारों में आपको कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आपने यूज करा है, एंड ओवरऑल रिएक्शन। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने बैटरीज पढ़नी है। तो अगर आप सेकेंडरी बैटरीज की बात करते हो, सेकेंडरी सेल्स की अगर आप बात करते हो, तो जैसे हम लेड स्टोरेज सेल की बात करते हैं, तो इसका आपको जो क्या आ जाता है लिखना, चार्जेबल एंड रिचार्जेबल रिएक्शन, क्लियर। लेड स्टोरेज सेल जो हर बार क्वेश्चन आ जाता है, राइट इट्स चार्जिंग एंड रिचार्जिंग रिएक्शन। अब चार्जिंग और रिचार्जिंग रिएक्शंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसका चार्जिंग रिएक्शन क्या है, इसमें हमारा जो एनोड है वो लेड का होता है, जो हमारा कैथोड है वो लेड ऑक्साइड का होता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा हमारी कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, पीबी। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करा है वो हमने H2SO4 का यूज करा है। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, लेड सल्फेट बनेगा, साथ में हमारे पास क्या निकलेगा, वाटर, ठीक। ये हमारा चार्जिंग। जब आपकी खत्म हो गई बैटरी, हम बोलते बैटरी डाउन हो गई, हम मार्केट में ले जाते हैं, वो फिर से उसको रिचार्ज करते हैं। तो रिचार्ज के लिए क्या आपका रिएक्शन रहेगा, रिचार्जिंग रिएक्शन, इसका बिल्कुल रिवर्स, यू विल गेट Pb प्लस PbO2
प्लस H2SO4, ये आपका रहा रिचार्जिंग का रिएक्शन। और ये क्या है आपका नॉर्मल जो आपकी सेल का जो रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन। सो नेक्स्ट इसके बैटरीज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आता है, किसी न किसी सेट में 100% वो क्वेश्चन आता है, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। दिस इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ये आपको जो जो चीजें मैं दिख रही है सारे आपके क्वेश्चंस 1 मार्क में आती हैं, एमसीक्यूज में भी आएंगी, ठीक है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में यूज होती है। अब इसमें फ्यूल कौन सा यूज होता है, हाइड्रोजन गैस यूज होती है, इसमें ऑक्सीजन गैस यूज होती है। तो कॉन्टिन्यूसली हम ये सप्लाई करते जाते हैं और कॉन्टिन्यूसली हमें एनर्जी मिलती जाती है। कॉन्टिन्यूसली सप्लाई ऑफ फ्यूल, क्यों यूज की जाती है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, हाईली एफिशिएंट, continuous source of energy, and third no pollution, बिल्कुल भी pollution नहीं होता। So this is hydrogen oxygen fuel cell, very very important। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। कोरोजन जैसे क्या होती है, किसी भी चीज को जंग लगना। तो लास्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। हमारे मेटल्स को कोरोजन क्यों होता है, मेटल्स के ऊपर कुछ इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, मेटल्स कहीं से कुछ उसका पेंट वेट उतर गया है, तो वो जो मेटल की दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है हमारी मेटल की, क्लियर। तो कोरोजन क्या होती है, स्लो ईटिंग ऑफ मेटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन गैस एंड द वाटर वेपर्स। तो कोरोजन के लिए कौन सी दो चीजें ज्यादा जरूरी हैं, ऑक्सीजन गैस एंड वाटर वेपर्स। ये दो चीजें बहुत ज्यादा चाहिए हमें कोरोजन को प्रूव करने के लिए, ठीक है। इट इज द स्लो ईटिंग ऑफ मेटल, स्लो ईटिंग ऑफ मेटल। और कौन सी कंडीशन है, ऑक्सीजन गैस एंड वाटर वेपर्स, इनकी प्रेजेंस है तो कोरोजन होता है। अब कोरोजन के लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं कोरोजन को एनहांस करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, अगर आपके मेटल्स के ऊपर इंप्योरिटीज हैं, उसका पेंट वेंट उतर गया है, टूट गई है, बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब शिप्स वगैरह को कोरोजन क्यों होता है, क्योंकि वो तो रहते पानी में है। पानी में क्या होता है, समुद्र का पानी क्या होता है, सॉल्टी। तो सॉल्ट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, तो कॉन्टिन्यूसली उसकी कोरोजन होती रहती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है कोरोजन को एनहांस करते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ salt in water. So these are the few factors which affect corrosion. Now how can you prevent corrosion? आप corrosion को prevent कैसे कर सकते हो, फर्स्ट बाय अप्लाइंग पेंट कर सकते हो, ठीक है, ग्रीस अप्लाई कर सकते हो, ऑयल अप्लाई कर सकते हो, ठीक, जिसको हम कहते हैं कि बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या आएगा, आप किसी केमिकल की कोटिंग कर सकते हो। कौन सा केमिकल इसके लिए हम यूज करते हैं, इट इज बिसफिनोल। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, बैरियर प्रोटेक्शन। थर्ड है आपका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या है, इट इज अ कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल ऑन द आयरन। और स्पेशली जब आप जिंक की करते हो देन इट इज सेड टू बी द गैल्वेनाइजेशन, जिसको आप गैल्वेनाइजेशन में आपकी जो जिंक है वो सेक्रीफाइस कर रही है, वो आयरन को से उसको प्रोटेक्ट कर रही है और खुद अपनी ऑक्सीडेशन करवा रही है। दैट इज कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एंड फोर्थ प्रोसेस आपका क्या आता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। किसी भी और मोर रिएक्टिव मेटल की आप कोटिंग कर सकते हो। जब आप जिंक की कराते हो देन इट इज सेड टू बी गैल्वेनाइजेशन, अदरवाइज और भी बहुत सारी रिएक्टिव मेटल्स हैं जो आप उनको कोटिंग करवा सकते हो। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स बाय व्हिच यू कैन प्रिवेंट कोरोजन। सो ये हमारे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। अगर हमें 9 के 9 मार्क्स हमें इस चैप्टर में से चाहिए तो ये सारी चीजें जो आपको वीडियो में बताई गई हैं आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, ताकि हर हाल में हमारे 9 के 9 मार्क्स हम उसको स्कोर कर सकें। All the best, be positive also, watch this video and
share this video and subscribe my channel also. Thank you.